हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज हम फिजियोलॉजी के जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड। ब्लड ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ब्लड के फंक्शंस के बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम सैम्बोलिज्म से सबसे पहले ब्लड के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं हम? बिकॉज इट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या करता है, जितनी भी ऑक्सीजन है वो लंग्स से कहाँ ले जाता है? टिश्यू तक ले जाता है। क्यों? क्योंकि टिश्यू में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, टिश्यू में इसकी नीड होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और जो वेस्ट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे कहाँ ले जाता है? उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लंग्स में ले जाता है। क्यों? क्योंकि लंग्स से एक्सपिरेशन के थ्रू वो CO2 क्या कर दी जाएगी? बाहर कर दी जाएगी बॉडी के। तो इस तरीके से ब्लड को हमने क्या कहा है? फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा है। अब सेकेंड डेफिनेशन इसकी क्या है? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये क्या करता है? इट कैरीज न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू ऑल द टिश्यू। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, जो भी न्यूट्रिशन होता है, वो कहाँ से मिलता है हमें? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू मिलता है। और जितने भी हार्मोन्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू मिलते हैं। तो इनकी जहाँ नीड होती है, मीन्स टिश्यू तक ले जाने में हेल्प कौन करता है? ब्लड करता है। अब जो इसका थर्ड डेफिनेशन इसकी है वो है फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा गया है ब्लड को। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज एंड गेट राइड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनवांटेड सब्सटेंस बाय ट्रांसपोर्टिंग देम टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक द किडनी। फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी को बीमारियों से बचाता है, डिसीज से बचाता है। और जितने भी गेट राइड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है और अनवांटेड सब्सटेंस जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाने में हेल्प करता है। जैसे कि किडनी, तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब किडनी के थ्रू क्या कर दिए जाते हैं? यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ब्लड किस में हेल्प करता है? ब्लड जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करवाने में हेल्प करता है और इस तरीके से ये हमें बीमारियों से बचाता है। इसीलिए हमने इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा है। तो हमने क्या पढ़ा? ब्लड की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? 3 तरीके की डेफिनेशन पढ़ी कि हम क्या कहते हैं? ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को लंग्स से कहाँ ले जाता है? टिश्यू तक ले जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक ले जाता है। सेकेंड है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, जो न्यूट्रिशन है जिसकी सेल टिश्यू को ज़रूरत है, या हार्मोन्स है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं जिसकी टिश्यू को नीड है, तो उन्हें ले जाने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। और थर्ड जो डेफिनेशन है वो है फ्लूइड ऑफ हेल्थ। क्यों? क्योंकि बीमारियों से बचाता है और जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस है उसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू बाहर करवाने में हेल्प करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहा है, ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा है और उसी ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की कलर की बात करेंगे। तो आर्टरी का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? स्कारलेट रेड होता है। स्कारलेट रेड मतलब चमकीला, शाइनिंग वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और जो वेनस ब्लड होता है वो कैसा होता है? पर्पल रेड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम कितना होता है? तो नॉर्मल एडल्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है? 5 लीटर होता है। न्यूबॉर्न बेबी में बात करें तो 450 ml होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है, एज बढ़ती जाती है, तो ये 5 लीटर तक पहुंच जाता है। कंपेयर्ड अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल में थोड़ा कम होता है। फीमेल में होता है 4.5 लीटर, लेकिन मेल्स में कितना होता है? 5 लीटर। अब रिएक्शन विद पीएच की बात करें तो ब्लड क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है और इसका नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपको मीनिंग पता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है गाढ़ापन कितना है। तो जो टोटल ब्लड होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.052 से लेके 1.061।
और जो उसके अंदर ब्लड सेल होती है उसकी ग्रेविटी कितनी होती है 1.092 से लेके 1.101। प्लाज्मा की कितनी होती है 1.022 से लेके 1.026। अब जो है नेक्स्ट है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो 5 गुना, अगर वाटर से कंपेयर करोगे तो 5 गुना विस्कस होता है। विस्कस मतलब चिपचिपापन। तो पानी या वाटर के कंपेयर में ब्लड कितना होता है 5 गुना मोर विस्कस होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर ब्लड सेल्स होती है। कौन सी ब्लड सेल? आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन। इन्हीं की वजह से क्या होता है, ये मोर विस्कस होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो ब्लड का कलर होता है नॉर्मली रेड होता है, लेकिन आर्टरी के जो अंदर ब्लड होता है वो स्कारलेट रेड होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। और जो वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो पर्पल रेड होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो नॉर्मल एडल्ट में 5 लीटर ब्लड होता है। मेल्स में भी 5 लीटर होता है, लेकिन फीमेल में उसके कंपेयर में कम होता है, 4.5 लीटर होता है। ब्लड का पीएच होता है 7.4, मीन्स ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टोटल ब्लड की कितनी होती है 1.052 से लेकर 1.061। और विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो ब्लड 5 गुना मोर विस्कस होता है वाटर के कंपेयर में। तो हम बात करेंगे अब ब्लड के कंपोजिशन की, मतलब ब्लड किससे मिलके बना होता है। तो ब्लड के अंदर क्या होती है? ब्लड के अंदर होती है ब्लड सेल्स, जिसे हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। और जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो क्या क्या हो गया? ब्लड के अंदर होती है ब्लड सेल। तो ब्लड सेल्स आपको पता है 3 तरीके की ब्लड सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा, जो लिक्विड पोर्शन होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर होता है सॉलिड, वाटर एंड गैसेस। सॉलिड कितना होता है? 7 to 8% होता है, और कम से कम 92 से लेकर 93% वाटर होता है, और गैसेस प्रेजेंट होती है। अब सॉलिड के भी डिवाइडेशन है। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस अलग होते हैं, इनऑर्गेनिक अलग होते हैं। और ऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन भी 3 तरीके के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। एमिनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, 2 तरीके के एमिनो एसिड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है ग्लूकोज। फैट कितने टाइप्स के होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। और हार्मोन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साथ में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एमाइलेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, एसिड फॉस्फेटेज है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, लाइपेज है, लाइपेज लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है, एस्ट्रेज है, प्रोटीएज प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम होता है। तो इस तरीके से ये सभी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और नॉन प्रोटीन जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं उसमें अमोनिया है, क्रिएटिनिन है, जेंथीन है, यूरिया, यूरिक एसिड्स है, और साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स भी प्रेजेंट होती है। ये सभी किसके अंदर आती है? सॉलिड कंपोनेंट्स में, वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाएगा? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडाइड, आयरन, कॉपर, ये सभी इनऑर्गेनिक में आता है। अगर हम गैसेस की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 3 तरीके की गैसेस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा के अंदर क्या क्या कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने ये पढ़ा। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो 3 टाइप की ब्लड सेल्स मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल मीन्स आरबीसी, और उसका दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, एंड दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इस तरीके से ये 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। अब हम बात करेंगे ब्लड के फंक्शंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं ब्लड के। और ये हमारा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें फंक्शन ऑफ ब्लड हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है ब्लड का वो क्या होता है? न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन कैसे? कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, लिपिड्स है, विटामिन है, ये सभी क्या होते हैं? थ्रू दी डाइट कंज्यूम किए जाते हैं। डाइट के थ्रू हम इनको लेते हैं और ये डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। और जैसे ही डाइजेशन इनका हो जाता है तो ये एब्जॉर्ब होते हैं। ये इंटेस्टाइन से जैसे ही एब्जॉर्ब होते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद में ये कहाँ चले जाते हैं? जहाँ इनकी नीड या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे तो ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एमिनो एसिड्स की बात करेंगे तो एमिनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है? बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से ब्लड किस में हेल्प करता है? ये जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद में अपने जो इनके टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल है जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हमारा है न्यूट्रिटिव फंक्शन।
सेकेंड है रेस्पिरेटरी फंक्शन, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है कि लंग्स में जो एल्वियोलाई होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ये कहाँ तक ले जाता है, टिश्यू तक ले जाता है। क्यों? क्योंकि टिश्यू में इसकी रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे क्या बनती है टिश्यू में, कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये टिश्यू से कहाँ ले जाता है, एल्वियोलाई में ले जाता है और एल्वियोलाई से एक्सपीरेशन के थ्रू ये एटमॉस्फेयर में बाहर कर दिया जाता है। तो सेकंड फंक्शन क्या हो गया हमारा, रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब थर्ड फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाने में भी कौन हेल्प करता है, ब्लड हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि किडनी है। किडनी कैसे, किडनी में यूरिन के थ्रू जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर कर दिए जाते हैं। स्किन में पर्सपिरेशन के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं और लीवर भी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीशन करता है, चाहे वो बिलिनोजेन के फॉर्म में करें या यूरोबिलिनोजेन के फॉर्म में करें। तो इस तरीके से ब्लड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम। तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनसे क्या सिक्रेट होते हैं, हार्मोन्स। तो उन हार्मोन्स को भी ब्लड में जाने के बाद वो हार्मोन्स कहाँ जाते हैं, उसके टारगेट टिश्यू या ऑर्गन्स तक जाते हैं। तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, ब्लड ही हेल्प करता है। और ब्लड साथ साथ एंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन, तो नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। तो वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन करता है कि जब हमें हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या करता है, ब्लड यूरिन के आउटपुट को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब यूरिन ज़्यादा नहीं बनेगा तो बॉडी में फ्लूइड का कंजर्वेशन हो जाएगा, फ्लूइड स्टोर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बॉडी में वाटर एक्सेस इन क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में है तो ब्लड क्या करवाएगा, यूरिन के थ्रू वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सक्रीट आउट करवाएगा, जिस वजह से क्या होगा, एडिमा की कंडीशन नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये वाटर बैलेंस रेगुलेट करता है, एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करता है। और इसके बाद रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है थ्रू दी थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीट लॉस या हीट गेन। तो हीट लॉस कैसे करता है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस हीट बनती है तो ये हीट लॉस सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है। और जब हीट कम रहती है या ठंडा टेम्परेचर रहता है, बॉडी का कॉल्ड टेम्परेचर होता है, तो ये हीट गेन सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट है इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज कैसे कि जैसे कि कुछ वाटर, जैसे कि वाटर है, प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी टिश्यू को इनकी ज़रूरत होती है। तो इन सभी को स्टोरेज करने में भी कौन हेल्प करता है, ब्लड हेल्प करता है। और जब इनकी नीड या रिक्वायरमेंट होती है, जब ज़रूरत होती है तो ये इनको अवेलेबल करवा देता है। कैसे, जैसे कुछ कंडीशन आती है स्टार्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई लंबे टाइम तक भूखा है, अगर वो कुछ फूड नहीं ले रहा है तो उस टाइम पे ये ब्लड क्या करता है, जो स्टोरेज है, प्रोटीन जो स्टोरेज है या ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज है, तो उन्हें वहाँ से इनकी जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ ले जाने में हेल्प करता है। जैसे कि फ्लूइड लॉस की अगर हम बात करें कि पानी की कमी हो गई अगर बॉडी में, तो ब्लड क्या करवाएगा, फ्लूइड कंजर्व करने में हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया है तो उस टाइम पे भी जो स्टोरेज चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन से इनको क्या करवाएगा, अवेलेबल करवाने में हेल्प करता है। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिफेंसिव फंक्शन मतलब हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाता है। किस तरीके से बचाता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, जैसे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, ये क्या करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया है उसे इंगल्फ कर लेते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको खा लेती है। कैसे, फेगोसाइटोसिस के एक्शन को। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जो अगर हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर कर गया, एंटीजन क्या होता है, हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, तो उसके खिलाफ न्यूट्रोफिल मोनोसाइट क्या करती है, एक्शन करती है। कैसे एक्शन करती है, उसे किल कर देती है, उसे मार देती है। इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। इसके साथ साथ जो लिम्फोसाइट्स भी इम्यूनिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी बनाते हैं। और इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी है तो हम डिसीज़ से, बीमारी से बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो इओसिनोफिल होते हैं वो भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी को टॉक्सिक प्रोडक्ट से बचाते हैं
और जितने भी हार्मफुल फॉरेन प्रोटीन्स हैं, हार्मफुल मटेरियल है, उसको भी बाहर बॉडी से बाहर करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ब्लड किस में हेल्प करता है? बॉडी को डिफेंसिव एक्शन में मेंटेन करता है या बॉडी को डिफेंस करता है। तो हमने ब्लड की क्या क्या फंक्शन पढ़े? फर्स्ट फंक्शन हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिटिव फंक्शन पढ़ा। तो हमने फर्स्ट फंक्शन क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा कि जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स, ये सभी ब्लड के थ्रू यहाँ पे जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद सर्कुलेशन में जाने के बाद ये टारगेट टिश्यू तक चले जाते हैं और टारगेट टिश्यू में इन सभी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस से क्या मिलती है? हमको एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से ब्लड इनको टारगेट टिश्यू तक ले जाने में हेल्प करता है। सेकंड फंक्शन हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेटरी फंक्शन, कि जितनी भी लंग्स में ऑक्सीजन होती है उसे ब्लड तक ले जाता है, ब्लड से वो टिश्यू में जाता है और फिर टिश्यू से जितनी भी CO2 है वो ब्लड में जाती है और ब्लड से लंग्स में चली जाती है और लंग्स के थ्रू वो एक्सपायर कर दी जाती है। नेक्स्ट पढ़ा एक्सक्रीटरी फंक्शन, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में जाते हैं, फिर ब्लड से एक्सक्रीटरी ऑर्गन में चले जाते हैं, जैसे कि हमारे किडनी, लीवर और लीवर है और स्किन, इनके थ्रू क्या कर दिए जाते हैं? एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। ब्लड क्या करता है? जितने भी हार्मोन्स, एंजाइम है उसको टारगेट टिश्यू तक या सेल्स तक ले जाने में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ वाटर बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे बॉडी में अगर एक्सेस इन क्वांटिटी वाटर है तो यूरिन आउटपुट बढ़ा देगा और अगर वाटर की कमी है तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में भी ब्लड हेल्प करता है। स्टोरेज फंक्शन में हेल्प करता है, जैसे वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज, इन सभी की कभी ना कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो टिश्यू तक ले जाने में भी ब्लड हेल्प करता है। और लास्ट फंक्शन है डिफेंसिव, तो जो ब्लड के अंदर जो WBC प्रेजेंट होती है वो सिर्फ फेगोसाइटोसिस की एक्शन करती है और बॉडी को टॉक्सिक प्रोडक्ट से बचाती है। तो इस तरीके से आज हमने ब्लड के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करें।